हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एंटी अल्सर एजेंट। ये मॉड्यूल फर्स्ट का ही सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज द एंटी अल्सर एजेंट। एंटी अल्सर एजेंट्स क्या होते हैं कि वो एजेंट्स या वो ड्रग्स या वो सब्सटेंसेस जिसको हम यूज कर सके अल्सर को ट्रीट करने के लिए। एंटी वर्ड है ना, एंटी का मतलब होता है ऑपोजिट, और अल्सर क्या है, एक डिजीज है। उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम जो भी ड्रग्स यूज कर रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द एंटी अल्सर एजेंट्स। फाइन। एंटी अल्सर करने से पहले हमें पता होना चाहिए अल्सर क्या होता है। व्हाट इज अल्सर? अल्सर इज डिफाइंड एज एन open sore or an external or internal surface by the body। क्या होता है कि जब भी बॉडी में कोई सोर मीन्स जख्म, अब जब भी हमें कभी चोट लगती है तो क्या होता है, हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। ऊपर से एक लेयर बन जाती है, पपड़ी सी बन जाती है, जिसकी वजह से अगर उस पर पानी पड़ रहा है या कुछ भी पड़ रहा है तो हमें इतना पेन नहीं होता, इतना फील नहीं होता, सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होता है। लेकिन ये क्या है, ये जो सोर है ये ओपन सोर है, मीन्स इस पे कोई भी प्रोटेक्टिंग लेयर नहीं बनी है। जब वो ब्लड आता है, जब भी हमें चोट लगती है तो वोंड पे क्या होता है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। आफ्टर दैट ब्लड आने के बाद उस पे एक लेयर आ जाती है और वो हील होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, ये ओपन सोर्स है, मीन्स जैसे ये हमें चोट लगी है तो ये ऐसे ही ओपन ही पड़ा हुआ है। फाइन। ऑन एन एक्सटर्नल सरफेस और इंटरनल सरफेस ऑफ द बॉडी। ये इंटरनल सरफेस पे भी हो सकता है और एक्सटर्नल सरफेस पे भी हो सकता है। ये मैंने एक कॉमन बात की है अल्सर की। अल्सर क्या है? अब हम बात कर रहे हैं पेप्टिक अल्सर, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें हमें पेप्टिक अल्सर मेंशन है। व्हाट इज द पेप्टिक अल्सर? इन पेप्टिक अल्सर, इरोजन ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा रिजल्टिंग फ्रॉम द डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ HCl एंड पेप्सिन। क्या होता है कि जो हमारी GI मीन्स गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा है वो रप्चर होनी स्टार्ट हो जाती है, उसकी इरोजन होनी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी GI है। अब ये तो ऐसे नॉर्मल GI है, लेकिन जब अल्सर वाली स्टेट आएगी तो क्या होगा, ऐसे रप्चर होके वो आएगी, थोड़ी रप्चर हो जाएगी कहीं कहीं से, तो उसको हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर। अब ये रप्चर क्यों हो रही है? ड्यू टू दी HCl एंड पेप्सिन। ये क्या है? पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करता है। जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था तो हमने इनकी बात की थी, तो उसकी वजह से ये कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये डाइजेशन की बजाय जो हमारी GI है उसको रप्चर करना ये स्टार्ट कर रहा है। दैट इज द पेप्टिक अल्सर। Any portion of the GI tract that comes in contact with gastric secretions is susceptible to ulcer development। क्या होता है कि वो सारे एरियाज GIT के जो कि HCl के कांटेक्ट में आते हैं वो ससेप्टेबल है अल्सर डेवलपमेंट में, मीन्स उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि अल्सर की डेवलपमेंट यहाँ पे हो जाए। फाइन। अल्सर जो है स्टमक में ही ज्यादातर होता है, बहुत रेयर केसेस है कि कहीं और भी अल्सर हो जाए, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि जो स्टमक के वो वाले एरियाज जो HCl को क्या है कि कांटेक्ट में आ रहे हैं बार बार, वो सब्सेप्टिबल एरियाज होते हैं कि वहां पे जो अल्सर की डेवलपमेंट है वो कॉमन है कि हो सकती है। एग्जाम्पल लोअर ईसोफेगस, स्टमक एंड ड्यूडिनम। ये जो पार्ट्स हैं स्टमक के, ये बार बार HCl के कांटेक्ट में आते हैं, इसलिए यहाँ पे चांसेस है कि ईसोफेगस का अल्सर हो सकता है, स्टमक में अल्सर हो सकता है, ड्यूडिनम में अल्सर हो सकता है। फाइन। ये था हमारा अल्सर। डायग्रामेटिकली थोड़ा मैंने शो किया हुआ है कि कैसे एक नॉर्मल स्टमक में अल्सर जब होता है तो क्या वो कैसे दिखता है। जैसे ये तो हमारा नॉर्मल स्टमक है। फाइन। अब ये जो सोर्स हैं ये ओपन सोर्स हैं, ये जब होने शुरू हो जाएंगे स्टमक के अंदर, इसको हम बोलेंगे अल्सर की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो गई है। पहले तो धीरे धीरे छोटे छोटे सोर्स बनते हैं, तो ये क्या करता है, ये जो लाइनिंग है हमारी GI लाइनिंग है
ये इसको रप्चर करना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से काफी सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे एसिड रिफ्लक्स हो जाता है, पेन होती है, और जो है वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डाइट इम्प्रॉपर हो जाती है। पेन की वजह से प्रॉपर डाइट जो है इनटेक नहीं हो पाती। बहुत सारे फैक्टर्स सिम्टम्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। तो जब ये ओपन सोर्स पहले स्टार्ट होंगे, जिसकी वजह से अगर इसको हम ट्रीट नहीं करते हैं, इसको ऐसे ही इग्नोर कर देते हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे ये सोर्स बढ़ जाएंगे और जो हमारी जीआई ट्रैक है उसको रप्चर करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसमें एक और बात देखने वाली है, अगर ये सोर्स जो है स्टमक में हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे पेप्टिक अल्सर, फाइन, यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर, फाइन, अगर ये स्टमक में हो रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे गैस्ट्रिक अल्सर। जो यहाँ पे सोर्स हमें देख रहे हैं, यहाँ पे अगर रप्चर हुई है तो हम बोलेंगे पेशेंट को गैस्ट्रिक अल्सर की प्रॉब्लम है। यही सोर्स अगर थोड़ा ड्यूडिनम में होंगे और वहां पे लाइनिंग रप्चर होगी तो हम बोलेंगे ड्यूडिनल अल्सर है, फाइन। ये डायग्राम जरूर बनानी है एग्जाम में, क्योंकि इससे पता चलता है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता कि आपकी थ्योरी पढ़े, क्या आपने लिखा हुआ है। पॉइंट्स में हमने कोशिश करनी है, लिखना है और जितना हो सके डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करना है अपने जो भी हमारा क्वेश्चन है। अब क्या क्या सिम्टम्स जो हैं देखने को मिलते हैं जब अल्सर होता है, अल्सर की फॉर्मेशन। फुल पेन इन स्टमक, बेसिकली तो अब स्टमक में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्टमक में तो पेन होगी ही। वेट लॉस वही है कि इतनी पेन की बहुत ज्यादा सीवियर पेन होती है, और इतनी पेन होती है ना कि जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं ले सकता पेशेंट, तो उसकी वजह से उसका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। नॉट वॉन्टेड टू ईट बिकॉज ऑफ पेन, सेम थिंग। नोजिया और वॉमिटिंग, या तो वॉमिटिंग उसको होगी या उसको वॉमिटिंग करने का मन होगा, डेट इज दी नोजिया। अगर सिर्फ वॉमिटिंग जैसा लग रहा है, वॉमिटिंग हो नहीं रही है, डेट इज दी नोजिया। लेकिन अगर वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई है, डेट इज दी प्रॉपर वॉमिटिंग। बम्पिंग और एसिड रिफ्लक्स, अब क्या होता है कि या तो क्या होता है कि एसिड रिफ्लक्स होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर बर्पिंग मीन्स जो भी स्टमक का कंटेंट है वो बाहर आ रहा है, जैसे ऐसे लगता है, डेकार जैसा लगता है, फाइन। हार्ट बर्न में क्या है कि जलन होती है, चेस्ट में जो बर्न होता है, जलन होती है, दैट इज द हार्ट बर्न। ये सारे सिम्टम जो हैं हमें पेप्टिक अल्सर में देखने को मिलते हैं। ये इसके कुछ सिम्टम्स हमें जो है और भी। नेक्स्ट इज द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर, कि पेप्टिक अल्सर क्यों हो रहा है। स्टमक अल्सर्स आर यूजली कॉज्ड बाय एच पाइलोरी बैक्टीरिया। एच पाइलोरी क्या है, हेलिकोबैक्टर। हेलिकोबैक्टर बैक्टीरिया की वजह से जो स्टमक में अल्सर की प्रॉब्लम है वो स्टार्ट हो जाती है। अब मैंने कहा था कि जो पार्ट्स एसिड की सिक्रीशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं बार बार, वहां पे पेप्टिक अल्सर की फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा हैं, दे आर दी ससेप्टेबल टू दी अल्सर। बट सभी को क्यों नहीं अल्सर होता, द क्वेश्चन राइज ना, वो इसलिए क्योंकि मेन जो कॉज है वो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। अगर किसी के स्टमक में वो बैक्टीरिया आ गया एच पाइलोरी, तो अल्सर की फॉर्मेशन हो सकती है। कई बार ड्रग्स की ऐसी कुछ ड्रग्स होती हैं जो लाइनिंग को रप्चर करना स्टार्ट कर देती हैं, तब भी अल्सर हो सकता है। और किसी की डाइट लाइफस्टाइल प्रॉपर नहीं है, तब भी अल्सर हो सकता है। क्योंकि जो अल्सर है उसकी प्रॉपर इटियोलॉजी जो है हमें आज तक नहीं पता, हम सिर्फ ये गैस लगा रहे हैं कि ऐसे ये हो सकता है, ये भी हो सकता है। प्रॉपर इटियोलॉजी जो है अभी तक हमें नहीं मालूम है। इन सम केसेस ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर्स कैन बी सीन। ड्रग्स की वजह से जब अल्सर की फॉर्मेशन हो, हम उसको ड्रग इंड्यूस्ड अल्सर्स कहेंगे, जैसे कि NSAIDs, नसेड्स। इसका है मीनिंग नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। आप लोग नोट्स की प्रेपरेशन भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके,
क्योंकि काफी अच्छे नोट्स है, इतना भी लिख लोगे तो काफी प्रॉपर मार्क्स आपको आ जाएंगे। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स जब हम यूज करते हैं, बेसिकली इसको हम फीवर, इन्फ्लामेशन और पेन के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये नसेड, इसका 3 ही फंक्शन होते हैं, या तो ये एंटीपायरेटिक एक्ट करेगी एज ए एंटीपायरेटिक, या फिर इसको एंटी इन्फ्लामेटरी भी यूज करते हैं, और एनाल्जेसिक तो आपको पता ही है। फाइन। सम ड्रग्स कैन ब्रेक डाउन द स्टमक लाइनिंग एंड कॉज द अल्सर। ये क्या करती हैं, स्टमक की लाइनिंग को ब्रेक करना स्टार्ट कर देती हैं, जिसकी वजह से अल्सर इंड्यूस हो जाता है। अब अल्सर जो है 2 टाइप्स का है, गैस्ट्रिक अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर है। अगर स्टमक में जो है सोर्स हो रहे हैं, दैट इज द गैस्ट्रिक अल्सर। अगर जो सोर्स है स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहे हैं, दैट इज द ड्यूडिनल अल्सर। इसको ड्यूडिनल अल्सर इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो है वो ड्यूडिनल है। फाइन। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रग्स की, कि कौन कौन सी जो ड्रग्स हैं हम यूज कर सकते हैं अल्सर को ट्रीट करने के लिए। प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स को हम यूज कर सकते हैं। H2 एंटीहिस्टामिन्स हम यूज करते हैं। एंटीकोलिनर्जिक्स यूज कर सकते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स मीन्स कि प्रोस्टाग्लैंडिन की एक्टिविटी के साथ सिमिलर होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन प्रॉपर नहीं यूज करे, बट उसकी एक्टिविटी के साथ वो सिमिलर होगा। डिटेल में हम बात करेंगे इसकी। एंटी H1 पाइलोरी ड्रग्स, ये जितनी भी ड्रग्स हैं इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं जिसको प्रॉपर हम अल्सर के लिए यूज करते हैं, वो सारी हम एक एक करके करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन करके रखें, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए और आप वीडियो को नॉलेज गेन कर सको। थैंक यू।